बेशर्मो। पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। अरे अब तो अटल दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वो कौन सी चाल थी जिस चाल में फंसकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन गए अभिमन्यु। अभिमन्यु हम इसलिए कहते हैं कि अधूरा ज्ञान निश्चित तौर पर आपको अंदर तो ले जा सकता है पर बचा नहीं सकता। आइए बात करते हैं वर्तमान समय की परिस्थितियों और उस पर हुए क्रियाकांड और उसके हुए परिणाम को एक विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण नहीं, ये सच्चाई भी है, सोचने और समझने की बात है। 2014 से लेकर 19 तक या पहले भी जो मोदी की छवि थी एक प्रखर राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के ठेकेदार, या यूं कहें कि यहां तक लोगों ने कहना शुरू किया कि हिंदू हृदय सम्राट। और उनके साथ जुड़ा भाजपा का जो वोटर था सवर्ण समाज पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गया। खासकर ब्राह्मण समाज और अन्य समाज ने उनके साथ जमकर साथ दिया और एक इतिहास भी गवाया रहा, जिसके साथ यह समाज जब भी रहा सत्ता पर सिंहासन उसी का बन। मोदी जी को पूर्ण समर्थन देकर इस समाज ने पूरा सहयोग दिया और इसे लगा कि धर्म की रक्षा और समाज और राष्ट्र की रक्षा में एक अच्छा योगदान निभाएंगे और देश के विकास और अन्य कार्यों में इनकी बड़ी उम्मीदें होंगी। पर अब आपको बताते हैं जिन बातों को लोगों को उम्मीद था वही बातें पलटती चली गईं। अब आपको बताएं कि लोगों ने इस तरह से इनका साथ दिया। वही जीएनजी युवा वर्ग को इन्होंने कहा कि भारत युवा वर्ग का योग है और पूरे युवाओं को रोजगार और शिक्षा कई करोड़ों के रूप में दी जाएगी। पूरे देश को अग्रिम पथ में लिया जाएगा। हिंदू के ठेकेदार बनकर उभरे गए। लोगों ने तो इनका इतना तक साथ दिया कि जब इन्होंने कहा कि थाली बजाओ तब लोगों ने थाली बजाया। जब इन्होंने कहा ताली बजाओ लोगों ने ताली बजाया। जब लोगों से कहा इन्होंने कि टार्च जलाओ लोगों ने टार्च जलाया। नोटबंदी तक की विषम परिस्थितियों में लोगों ने मोदी का विरोध नहीं किया और मोदी के समर्थन रहे। कोरोना काल जैसे तांडव में भी लोगों ने कहा कि यह समय की बात है और पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा रहा। वहीं नोटबंदी पर भी लोग लाइन में खड़े होकर 10-10 रुपए को मोहताज रहे और लाठियां खाई। विपक्ष ने काफी सवाल उठाए पर उसके बाद भी जनता उनके साथ खड़ी रही। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मोदी जी का महत्व धीरे धीरे खत्म होने लगा और आज की परिस्थितियों में मोदी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व लगता है ऐसे समाज को। एक बात बता दें, अंत में सबसे बड़ी ताकतवर तो जनता ही होती है और शायद इस बात को मोदी जी भूल गए। तो अब आपको ले चलते हैं 2024 के चुनाव। 2024 का चुनाव आते आते मोदी पूर्ण बहुमत में नहीं आए और जब पूर्ण बहुमत में नहीं आए तो याद करिए राहुल गांधी का वो भाषण, जब राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार तो बना सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये सब कांग्रेस के ही घटक थे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे अपने दम पर बनाएंगे। और इस बात को समझने की बात है। और मोदी जी को कुछ लोगों ने यह बात समझाना शुरू किया 85 और 15 के आंकड़ा, और मोदी जी की हिंदुत्व की छवि यहीं से बिगड़ने लगी। लोगों ने पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हुआ, लोगों ने मोदी जी से सवाल नहीं किया। कश्मीर में इतना बड़ा तांडव हुआ, लोगों ने मोदी जी से सवाल नहीं किया। लोगों को मोदी जी पर अपूर्ण विश्वास था। लोगों ने यह कहा कि 5,000 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो भी पेट्रोल खरीदेंगे और वोट मोदी जी को देंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज मोदी जी की छत तार तार हो गई? क्या ये एपस्टीन फाइल का प्रभाव है? तो मैं कहूंगा कि नहीं, एपस्टीन फाइल से इतना प्रभाव अपने देश में नहीं पड़ा। तो प्रभाव कहां से पड़ा? जिस जीएनजी को मोदी जी ने कहा था कि हम रोजगार और नौकरी देंगे, आपके शिक्षा और स्वास्थ्य की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी, उसी जीएनजी को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 89 नहीं 90 बार पेपर लीक हुए। सड़कों में दौड़ रहे युवा वर्ग की चेतना अब थकने लगी और रोने लगे। नीट जैसी परीक्षाओं पर भी पेपर लीक होने लगे, पर मोदी जी किसी पर कुछ नहीं बोले, मूक समर्थन रहा और जनता समझ गई कि इन बातों पे इनका समर्थन है, नहीं तो कुछ जरूर बोलते।
जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर चोर को कुत्ते ने नहीं भौंका तो निश्चित तौर पर चोर को जानता है। वही बात अगर मोदी जी ने इस पर कुछ नहीं बोला तो जीएन जी को ऐसा ही लगा कि मोदी जी आज युवाओं के समर्थन नहीं है। अब धीरे धीरे मोदी जी की हिंदुत्ववादी छवि को उनके लोग जो 85 और 15 का गणित सिखा रहे थे, उन लोगों ने धीरे धीरे मोदी जी के अंदर जाति समीकरण की छवि भरना शुरू कर दिया। और जाति समीकरण भरने के बाद मोदी जी ने जितने भी कार्यक्रम दौड़े, चाहे अमित शाह को कभी आदिवासी सभा, कभी ये सभाएं करते रहे, और जो उनका कोर वोटर था उनका विरोध करते रहे। चौराहे पे खड़े होकर कोई सवर्णों को, ब्राह्मणों को मां बहन तक की गालियां दी, बहन बेटियों तक भी अभद्र शब्दों का उपयोग किया, पर मोदी जी उस पर भी चुप रहे और कुछ नहीं बोले। क्योंकि जब बात राष्ट्र की थी, बात देश की थी, तो उन्हें बोलना चाहिए था और पूरे देश की जनता उनकी तरफ देखती रही। लेकिन मोदी जी इस पर भी चुप रहे। हमारा युवा वर्ग तबाह हो गया, हमारा भी युवा वर्ग रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और जब भी आंदोलन हुआ तो प्रशासन की तरफ से उन्हें अच्छे जोरदार लट्ठों से स्वागत और उनके वचन माने गए। धीरे धीरे जयंत। अब दूसरी बात जो सबसे खतरनाक बात है मोदी जी के साथ हुई, वो हम बता रहे हैं। उसके बाद बताते हैं उस गोदी मीडिया की बात जिसने मोदी जी को खत्म करने की ठान ली। तो दूसरी बात, यूजीसी लाकर, हालांकि पहले ही मोदी जी के ऊपर जातिवादी समीकरण की छवि लागू हो गई थी। मोदी जी खुद एक देश का प्रधानमंत्री होता है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता। वो खुद मंच से कहते मैं अति पिछड़ा से आता हूं, कुछ वीडियो ऐसे हैं कि मुझे मौका लगेगा तो मैं क्या ही नहीं करूंगा। इस तरह के उद्बोधन, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने जाति समीकरण के भाषणों को देना भी समाज और जनता ने तकलीफ मानी। दूसरी तरफ मोदी जी ने यूजीसी लाए। यूजीसी के अध्यक्ष वही दिग्विजय सिंह थे जो बाद में मुकर गए कि इस बिल से मेरा कोई लेना पाना नहीं। वही दिग्विजय सिंह थे जो कमलनाथ की सरकार बन जाने के बाद अपनी सरकार के प्रति, ऐसा खबर थी, ऐसे चर्चाएं थी कि इन्होंने रचा और कमलनाथ की सरकार टूट गई। अब एक बात समझ लीजिए, जबकि एक बात और, मोदी जी की और दिग्विजय सिंह की कभी नहीं पटी। इनका आपस में हमेशा 36 का आंकड़ा है। लेकिन दिग्विजय सिंह यूजीसी कमेटी के अध्यक्ष बने और यूजीसी बिल लाकर यह साबित कर दिया कि जन्म से ही सवर्ण अपराधी है, या यूं कहें कि एक वर्ग को पूरी तरह से अपराधी बना दिया। उसके बाद मोदी जी ने उसी बिलों का समर्थन भी किया और उनके जो चहेते लोग हैं, जो समाज को खुले मंचों से गाली देते हैं, उन्होंने सारी हदें पार कर दी, पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं हुआ है। तो ये जो सवर्ण समाज के लोग थे, ये भी धीरे धीरे इनसे अलग होते गए। तीसरी बात, मोदी जी SC एक्ट को और कठिन करके लाए। अब बार बार इस भाषा का प्रयोग किया कि मैं अपने भाइयों को धन दे रहा हूं, बल दे रहा हूं, ताकि ये आगे आ सके और अपने विरोधियों से निपट सके। इस तरह से धीरे धीरे मोदी जी की सब एक जाति समीकरण के राजनीतिक नेता के रूप में बदलती गई, और वो जो संगठन और हिंदुत्ववादी छवि थी, हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि थी, वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इसके बाद तीसरा प्रहार किया अन्य देशों ने। इनकी विदेश यात्रा पर लोगों को विश्वास था कि बड़े अच्छे संबंध है। जब आपदा आई तो विदेश से जिस तरह से भारतीय लोगों को अमेरिका वगैरह से अपमानित करके भेजा गया, ये भी इनके लिए दिलों में जो इनकी एक दबंग 56 इंच की छवि थी वो खत्म हो चुकी थी, 6 गायब हो गया था। अब धीरे धीरे इनकी छवि, ये अभिमन्यु की तरह तो घुस गए, लेकिन अब ये निकल नहीं पा रहे इस जातिवादी राजनीति से। इधर लोगों ने कहा कि मणिपुर इतने दिनों से चल रहा है, मोदी जी का दौरा नहीं हुआ। भारत में 20 दिन और विदेशों में 25 दिन वाले दौरे भी इनके देश के लोगों को पच नहीं रहे। अब समझना इस बात का होगा कि आखिर क्यों किया है। तो आपको बता दें, जिस देश में सत्ता से सवाल पूछने पर अपराधी बता दिया जाए, जिस देश में सत्ता से सवाल करने पर उसके घर पर ईडी सीडी के छापे डलवा दिया जाए, जिस देश में सत्ता से सवाल करना गुनाह हो जाए, तो निश्चित तौर पर वो लोग सत्ता के सबसे बड़े दुश्मन। रही बात मीडिया की, मीडिया ने केवल
वैभव दिखाना शुरू किया, विश्व गुरु बताना शुरू किया, झूठी खबरें दिखाना शुरू हुआ। कुछ दिन तो ये रंगबाजी चलती रही, पर धीरे धीरे जनता इनकी इस झूठी अटकलों से इनको गोदी मीडिया का नाम दे दिया। अब आपको बता दें कि वर्तमान समय में अगर हिंदू हृदय सम्राट की शब्द योगी जी की है, अगर योगी जी को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेता है जिसे हिंदू हृदय सम्राट का दर्जा दिया जाए? और कौन बोलता है हिंदुत्व के बारे में? चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो या पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, योगी जी की हिंदू सम्राट छवि को भुनाने का काम किया गया। यहां तक कि माहौल तो तब खराब हुआ जब इन लोगों ने जाति समीकरण के चलते योगी जी को भी उत्तर प्रदेश से हटाने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे सारी चीजें एक साथ होती गई और इन सारी एक चीज के साथ इन पर असर हुआ। जो इनका कोर बेटर था सवर्ण समाज, धीरे धीरे इनके से दूरियां बनाने लगा। और हालात यह है कि एक समय था सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में मोदी जी के बारे में एक बुराई हम भी नहीं सुन सकते थे, और आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि ये राष्ट्र के प्रमुख की पद की बात है, नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा होता आ रहा है। कारण चाहे जो भी रहे हो, पर राजनीतिक विश्लेषण ये कहता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, पर अभी वक्त है, संभाला जा सकता है। ये राजनीति में एक बात मीडिया को जरूर कहूंगा कि अगर हमारा राजा अच्छा है और उसे हम देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी कमियों को जरूर गिनाएं, ताकि उन कमियों को सुधार